जीवन का प्रत्येक दिन एक नया अवसर है कुछ श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ प्राप्त करने का। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप सुबह तय किए अर्थात निर्धारित किए हुए समय पर यदि अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकते यानी उठ नहीं सकते, तो समझ लीजिए कि आप अपना भविष्य स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं। समय का सम्मान कर सकते हैं तो इससे आपके जीवन को श्रेष्ठता मिलती है और आपका जीवन प्रगति की ओर निर्धारित होता है। इसलिए सदा ही समय का सदुपयोग कीजिए, समय का सम्मान कीजिए। आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा जीवन ऊर्जा से चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न रहने से ही जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा सदा ही संचारित होती रहती है और इसके लिए विशेष महत्व या आधार होते हैं हमारे विचार। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, आप निरंतर उस पर कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों को सुनिए और उन्हें अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न कीजिए। यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति, यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुषः उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. बनारस की हस्तशिल्प कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें यहाँ के कारीगरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर संजो के रखा हुआ है। ये शिल्प कलाएं इतनी प्रशंसक है, इतनी अच्छी हैं कि इनका जो प्रभाव है न सिर्फ हमारे देश में बल्कि देश विदेश तक भी पहुंच जाती है। इसमें अगर बात करें गुलाबी मीनाकारी की, सुंदर नक्काशी या फिर जरदोजी यानी सोने चांदी की कढ़ाई इतनी महीन और सुंदर है कि विदेशिक स्तर पर भी प्रशंसा प्राप्त किए हुए हैं। आइए देखते हैं इन्हीं शिल्प कलाओं पर आधारित हमारी ये विशिष्ट रिपोर्ट। बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है, सदियों से शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, संगीत और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह न केवल अपने पवित्र गंगा घाटों, मंदिरों और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की हस्तशिल्प कलाएं भी पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाती हैं। बनारसी हस्तशिल्प में कलात्मकता, परंपरा और तकनीक का अनूठा मेल देखने को मिलता है। बनारस के हस्तशिल्प के अंतर्गत कई कलाएं शामिल हैं। मुख्यतः बुनकर मेटल रिपोज यानी कि धातु की नक्काशी, जरी जरोदारी यानी कि सोने चांदी की कढ़ाई और गुलाबी मीनाकारी। बनारसी संस्कृति, मान्यताओं और परंपरा से जुड़ी शिल्पकला में
कलात्मकता और तकनीक का अद्भुत मिश्रण दिखलाई पड़ता है, जिससे शिल्पकलाएं विशिष्ट हो जाती हैं। बनारस में ही जरी जरदोजी, मेटल रिपॉजी, भदोई के कारपेट, जरी जरदोजी के सिवाय बहुत तरह के एम्ब्रॉयडरी होते हैं, स्टोन, सॉफ्ट स्टोन कार्विंग है, गुलाबी मीनाकारी है, बीट्स, ग्लास बीट्स का क्राफ्ट है और इस तरह से बहुत सारे क्राफ्ट यहाँ पे प्रचलित हैं। गुलाबी मीनाकारी 2014 से पहले लगभग मृत प्राय हो चला था, जिसको कि यहाँ पर कुछ कारीगरों ने जिंदा रखा है और अब उस मुकाम तक उसको पहुंचा दिया है कि यह आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसमें आज के दिन में लगभग 400 कारीगर जो जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ से पंजीकृत हैं और जिनको शिल्पी पहचान पत्र जारी हुआ है। बनारस की हस्तशिल्प कलाओं में गुलाबी मीनाकारी का नाम अद्वितीय स्थान रखता है। प्राचीन काल से इस कला का उपयोग भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग के रूप में होता आ रहा है। मीनाकारी धातु की सतह को खनिज पदार्थों के मिश्रण से सजाने की अद्भुत कला है। यह कला धातु पर नक्काशी और डिजाइन उकेरने के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करती है। गुलाबी मीनाकारी बनारस की पहचान और उसकी सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है। इसकी सुंदरता और बारीकी इसे न केवल भारत में अपितु वैश्विक स्तर पर भी प्रशंसा दिलाती है। गुलाबी मीनाकारी मुख्य रूप से मेटल पर इनेमलिंग है। जैसे कि गुलाबी मीनाकारी शब्द में है गुलाबी शब्द, इसमें गुलाबी रंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें खनिज की सतह पर या धातु की सतह पर किसी आकृति को उकेरा जाता है, उसके बाद उसमें विभिन्न रंगों को भरा जाता है और तरह तरह के मोटिव तैयार किए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक, काशी की विरासत, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और उनकी फोटो इत्यादि को जो है गुलाबी मीनाकारी के रूप में उकेरा जाता है। गुलाबी मीनाकारी में रंगों को सही ढंग से सेट करने के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। इस कला का आधार सफेद रंग होता है, जिस पर चटक और चमकीले रंगों का उपयोग कर चित्र बनाए जाते हैं। यह एक अत्यंत जटिल और कलात्मक प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरती है। सही मायनों में गुलाबी मीनाकारी चित्रकारी और धातु कला का अनोखा संगम है। प्रोसेस में इसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला ड्राइंग अथवा डिजाइन होता है, दूसरा गढ़त होता है जिसमें हम सोने और चांदी के गढ़त बनाते हैं, और तीसरा इनग्रेविंग होता है जिसके हम उसके सरफेस को रफ करते हैं और उस पर डिजाइन बनाते हैं। फिर चौथा मीनाकारी होता है, इसके ऊपर हम मीनाकारी करते हैं और इसके बाद मीनाकारी के बाद जो वाइट नॉन ट्रांसपेरेंट वाइट ओपेक कलर जो होता है उसको हम पेंटिंग करते हैं गुलाबी रंग से, और इसके बाद जड़ाई और इसके बाद गुजाई और पोहाई, ये 7 स्टेप्स मिलके एक पूरा गुलाबी मीनाकारी तैयार होता है। काशी न केवल मोक्ष की नगरी है बल्कि कला और शिल्प का भी अद्भुत खजाना है। आज के दौर में भी बनारसी हस्तशिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि यह अनूठी विरासत आने वाले पीढ़ियों तक पहुंच सके। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है जो जगह जगह इकट्ठा हुए पानी में पैदा हुए मच्छरों से पनपता है। आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार मलेरिया से बचाव किया जा सकता है और यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो ऐसे में इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं
और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया मच्छरों की वजह से एक कॉमन डिजीज है और इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मलेरिया एनोफिलिस नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है और ये 4 तरह का मलेरिया होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मलेरिया फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया होता है। मलेरिया में मरीज को अचानक से तेज बुखार आता है और बुखार के साथ जाड़ा और कपकपी इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया का अगर प्रॉपर जांच और इलाज करवाया जाए तो मलेरिया इससे संबंधित जो दवाइयां हैं, जिसे हम डॉक्टर की सलाह के बाद ले सकते हैं, से पूर्णतः ठीक हो जाता है। और मलेरिया अगर इसके डायग्नोसिस में और इसके ट्रीटमेंट में देरी हो जाए तो इससे रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है किडनी में से संबंधित जिसका इफेक्ट हो सकता है, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, लोगों को बेहोशी यानी कि सेरिब्रल मलेरिया जिसे हम लोग कहते हैं वो हो सकता है, और मलेरिया में और भी दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें। तेज बुखार होने पर विशेषज्ञ की सलाह अनुसार मलेरिया की जांच करवाई जाए तो सही समय पर सही उपचार मिल सकता है। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया की जांच के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के किट्स हैं, जिसमें कि रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कहते हैं। ये खून के एक बूंद के द्वारा लेकर के ये आपकी जांच हो सकता है। इसके अलावा थिक एंड थिन स्मीयर माइक्रोस्कोपी, यानी आपके खून को माइक्रोस्कोप के अंदर में ये थिन स्मीयर बना करके या थिक स्मीयर बना करके देखा जा सकता है। इसके द्वारा इसका डायग्नोसिस हो सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरों की रोकथाम बहुत आवश्यक है। इसमें 2 तरह की बात है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें अपने आसपास जो स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं पर भी पानी जो है वो जमा नहीं हो रहा हो। नंबर 3, यह भी ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय में जगह पे रहते हैं जहाँ की मच्छर हैं ही, तो आप पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स का प्रयोग करें, यानी कि पूरे आस्तीन वाले आप कपड़े पहने, और इसके साथ साथ जो है जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जिसको कहते हैं, वो अलग अलग का आप प्रयोग कर सकते हैं। घर के अंदर सोते समय आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए सावधानी आवश्यक है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकती है, इसलिए सतर्क रहिए, साथ ही प्रसन्न रहिए, क्योंकि प्रसन्नता वो भावना है जो आपके सपनों को नए पंख लगा देती है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ रहने का एक प्रभावशाली विकल्प है। नियमित रूप से योग करने से शरीर पर, मांसपेशियों पर और सभी जोड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनकी गतिशीलता बढ़ती है। इसलिए आइए समझते हैं वो योगासन जो मांसपेशियों के साथ साथ आपके जोड़ों को सक्रिय करने में उपयोगी हैं। और यदि आपके जोड़ों में अकड़न या जकड़न की समस्या आ रही है तो उसमें भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अगर हम बात करें कोई ऐसा अभ्यास जो पूरे शरीर के जॉइंट्स की स्टिफनेस को, शरीर की स्टिफनेस को, शरीर की लेजीनेस, लेथार्जिकनेस को, शरीर की अकड़ाहट को इंस्टेंटली दूर कर सकता है, तो वो है कटी चक्र का अभ्यास। बहुत सुंदर अभ्यास है और आप देखेंगे कि सारा शरीर ओपन अप हो जाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कैसे करना है उसको एक बार समझ लीजिए। इसके लिए हम अपने कमर के बल लेट जाते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे वो है स्ट्रेचिंग। कैसे स्ट्रेच करना? फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिका देना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर, सर से ऊपर ले जाना, पंजों को नीचे की ओर खींचना, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, फिर से सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचना, पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले। इस प्रक्रिया को आप 3 बार तक दोहरा सकते हैं, फिर पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। बस 2 अभ्यास समझेंगे आज। दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना, ऐसे कि आपके जो हील्स हैं वो आपके हिप्स को टच कर जाएं। अगर आप इतना नजदीक नहीं ला सकते तो जितना नजदीक ला सकते हैं उतना ले आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे टिका देना। एड़ियां तो जमीन से छुएंगी ही छुएंगी, दोनों के दोनों एल्बोज यानी कोहनियां भी जमीन से टच रहेंगी। दोनों घुटने एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, पंजे, एड़ी दोनों पैरों के एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे। सांस भरते हुए पैरों को बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को दाईं तरफ। आप देख रहे हैं इस वक्त भी हमारा पैर ऐसे आगे पीछे या ऐसे नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर टिका हुआ है। इसका हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। सांस भरते हुए इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर दोहराना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। ऐसा 5-5 बार दोनों तरफ कर लें। फिर अपने पैरों को वापस ले आए, हाथों को भी वापस ले आए, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और फिर वापस कैसे आएंगे? हम इस तरह से करवट लेकर के वापस आएंगे, यानी एकदम से सीधा नहीं बैठेंगे। अगर हम सीधा बैठते हैं तो ये हमारे कमर के दर्द को और बढ़ा सकता है। कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना है। विशेष रूप से ऐसा भोजन न करें जो हमारी वात प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसा भोजन भी ना करें जो कफ प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है। आप भोजन में सात्विक आहार लें, समय से भोजन करें, थोड़ा देर अपने शरीर को सनलाइट में जरूर रखिए और आप देखेंगे कि आपके जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट का दर्द, इन सब में आपको आराम लगेगा। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम। संसार में केवल वही व्यक्ति सुखी है जिसने प्रसन्न रहना सीख लिया है। जो अपने पहले की गई गलतियों अर्थात त्रुटियों से सीख लेता है, उन्हें अनुभव में नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता, यह शब्द ही है। जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता
या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए। श्रीमद् भगवत गीता पर श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवत गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं, पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवत गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज, और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। आइए अब आपको लेकर चलते हैं असम और आपको मिलवाते हैं वहाँ के प्रोफेसर से और दिखाते हैं अभिनव कक्षा उपकरण का एक अनूठा नवाचार। असम के नागांव जिले के कलियाबोर कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख चिरंजीव बेजबेरुआ ने एक अनूठा नवाचार किया है। चॉक एटीएम और चॉक डस्ट कलेक्टर नामक इस उपकरण से शिक्षक ब्लैक बोर्ड के पास एक स्विच दबाकर चॉक निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये बोर्ड को पोंछने के बाद चॉक की धूल को इकट्ठा करके संग्रहित करता है, जिससे कक्षा में गंदगी नहीं होती। एकत्र की गई धूल का उपयोग अगर जरूरत हो तो नई चॉक पेंसिल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रोफेसर बेजबेरुआ ने अपने नवाचार के लिए पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है और उन्हें सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। I thought that there can be a machine that can supply chalk whole year long and again reuse the chalk and without making the class dirty. So I tried to invent a machine which will provide the chalks in the classroom for the whole year round, and it will clean the duster also. And secondly, the chalks can be used to make new chalk. This will also save energy and be environmental friendly. So keeping that in view in mind, I tried to invent a machine. And after 6 long years of work, I finally found a prototype, and I made a prototype, and the prototype is working.
गौरतलब है कि 2013 में प्रोफेसर चिरंजीव बेजबेरुआ को असम के उच्च शिक्षा विभाग से उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र भी मिला था। उन्हें भारत सरकार से कैप्सूल तकनीक द्वारा भूजल से आर्सेनिक को हटाने शीर्षक से पेटेंट प्राप्त करने के लिए सम्मानित भी किया गया था। अब बेजबेरुआ का ये नया नवाचार लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन में प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का अस्तित्व ही चमकदार बनता है, इसलिए स्वयं भी प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप मीठा खिलाकर ही किसी का मुंह मीठा कर सकते हैं। आप अच्छा बोलकर अर्थात शुभ बोलकर भी दूसरों के जीवन में खुशियां खोल सकते हैं और इससे स्वयं भी प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नचित्त रहिए, सकारात्मक रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।